जादुई क्रीम। समस्तीपुर नामक गांव में सरला अपनी दो बेटियां रीवा और जीवा के साथ रहा करती थी। सरला के पति महेंद्र की कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी होती है, परंतु सरला ने कभी भी अपनी बेटियों को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। वो सिलाई का काम करके अच्छा खासा पैसा कमा लेती थी और अपनी बेटियों को सभी सुख सुविधाएं दिया करती थी और उन्हें अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। सरला की मेहनत और लगन की तारीफ पूरा गांव करता था। सरला की बेटी रीवा दिखने में बहुत सुंदर और गोरी चिट्टी थी, परंतु जीवा रीवा की बिल्कुल उल्टी थी। वो काली थी, जिसकी वजह से गांव की सभी औरतें और लड़कियां उसका मजाक बनाया करती थी। यहाँ तक कि उसकी सगी बहन रीवा भी उसका मजाक बनाने से कभी पीछे नहीं हटती थी। पूरे गांव में केवल एक उसकी माँ सरला ही थी जो कभी उसका मजाक नहीं बनाती और हमेशा उसके साथ प्यार से ही पेश आया करती थी। रीवा अपनी खूबसूरती के नशे में अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती, लेकिन जीवा बेशक शक्ल से काली थी, लेकिन उसका मन बहुत साफ और पवित्र था। वो कभी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन रीवा को किसी पार्टी में जाने के लिए कपड़े चाहिए थे, इसलिए वो शॉपिंग पर जाने के लिए अपनी माँ सरला से पूछती है, माँ, मुझे आज शाम को अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है। वो एक बहुत ही शानदार पार्टी दे रही है, इसलिए मुझे वहाँ जाने के लिए कुछ नए कपड़ों की जरूरत है। आप मुझे कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दीजिए ताकि मैं शॉपिंग पर जा सकूं। ठीक है बेटी, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है तुम अलमारी में से ले सकती हो, लेकिन शॉपिंग पर जाते समय तुम अपनी बहन जीवा को भी अपने साथ लेकर चली जाना ताकि वो भी अपने लिए कुछ कपड़े खरीद सके, क्योंकि हमें कल शर्मा जी की बेटी की शादी में जाना है। माँ, आप चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं इस जीवा को अपने साथ शॉपिंग पर नहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसे अपने साथ लेकर गई तो मार्केट में सभी लोग मेरा मजाक बनाएंगे और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। और वैसे भी ये चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, लगेगी तो बदसूरत काली ही ना। केवल अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई सुंदर तो नहीं हो जाता ना माँ, इसलिए आप इसे मेरे साथ ना भेजे तो ही अच्छा रहेगा। रीवा, तुम इस तरह जीवा का मजाक मत उड़ाया करो, उसे भी बुरा लगता होगा, लेकिन तुम्हें तो कभी किसी के बुरा लगने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें तो बस अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड है कि तुम अपने आगे कभी किसी को कुछ नहीं समझती। अगर तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो तुम्हें जीवा को अपने साथ लेकर ही जाना होगा, वरना तुम्हारा भी शॉपिंग पर जाना कैंसिल समझो। क्या माँ? ठीक है, ले जाऊंगी कल मुही को अपने साथ। अब तो खुश हो आप। इतना कहकर मजबूरी में रीवा जीवा को भी अपने साथ लेकर शॉपिंग पर चल देती है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही रास्ते में कुछ लड़कियाँ जीवा का मजाक बनाने लगती है। अरे देखो तो इस काली बदसूरत लड़की को, ये तो कोयले से भी ज्यादा काली लग रही है। रात में तो ये बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती होगी। इसे देखने के लिए तो दिन में भी आंखों पर चश्मा लगाना पड़ेगा। हाँ बहन, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, ये तो बिल्कुल ही ज्यादा काली है। इसने तो काले कुएं को भी पीछे कर दिया। पता नहीं इसके घर वाले इसको रात में ढूंढ भी पाते होंगे या नहीं। दोनों लड़कियों की बातें सुनकर वहाँ खड़े आसपास के लोग भी जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर रीवा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह मन ही मन कहती है, मैंने माँ से इतनी बार कहा कि मुझे इस जीवा को अपने साथ लेकर शॉपिंग पर नहीं जाना, लेकिन माँ नहीं मानी और इस वजह से आज सबके सामने मेरा मजाक बन गया। अब मैं यहाँ और नहीं रुकूंगी, मैं इसको छोड़कर ही घर जा रही हूँ। इतना सोचकर रीवा वहाँ से गुस्से में पैर पटकते हुए तेज तेज घर की तरफ निकल जाती है। वो ये भी नहीं देखती कि जीवा उसके पीछे आ रही है कि नहीं, और घर पहुंचकर गुस्से में अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इस कलमुही को अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी और इसको जबरदस्ती मेरे पीछे पीछे भेज दिया। अब देखो, इस बदसूरत की वजह से आज मेरा सबके सामने मजाक बन गया। इसकी वजह से मैं शॉपिंग नहीं कर पाई और अब मैं बिना नए कपड़े पहने अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाऊंगी। लेकिन बहन, उन लड़कियों ने मेरा मजाक बनाया ना कि तुम्हारा, तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? और जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान केवल तन की सुंदरता से ही सुंदर नहीं होता, बल्कि उसका मन भी साफ और पवित्र होना चाहिए। असली सुंदरता मन की सुंदरता में ही होती है। तू अपना ज्ञान अपने पास ही रखा कर, समझी? मुझे मत सुनाया कर। तन की सुंदरता कुछ नहीं होती। तन की सुंदरता कुछ नहीं होती तो क्यों लोग हमेशा मेरी तारीफ करते हैं, जबकि तेरा सिर्फ और सिर्फ मजाक ही बनाते हैं।
इसलिए ज्यादा समझदार बनने की कोशिश तो मत ही करा कर। जीवा को भला बुरा सुनाकर रीवा गुस्से में अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन जब तीनों माँ बेटियों को शर्मा जी की बेटी की शादी में जाना होता है तो उनकी माँ उन्हें तैयार होने के लिए बोलती है, लेकिन जीवा उस पार्टी में नहीं जाना चाहती। इसलिए जीवा अपनी माँ से कहती है, माँ आप और रीवा शादी में चले जाइए, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल की तरह मेरी वजह से आज फिर रीवा गुस्सा हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं ना जाऊं। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। माँ की बात सुनकर जीवा मजबूरी में अपनी माँ के साथ शादी में चली जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वहाँ मौजूद कुछ औरतें जीवा का मजाक बनाना शुरू कर देती है। अरे देखो तो इस जीवा को, ये इतना तैयार होने के बाद भी कितनी काली और बदसूरत लग रही है, पता नहीं कोई इसे शादी करेगा भी या नहीं। हो सकता है कि कोई नसीब का मारा इसे शादी भी कर ले, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि जो भी इससे शादी करेगा वो जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। शादी में मौजूद औरतों की इस तरह की बातें सुनकर जीवा वहाँ से रोते हुए निकल जाती है और चलते चलते वो एक नदी के पास पहुँच जाती है और नदी के पास बड़े पत्थर पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसे एक तोता दिखाई देता है जो कि वहाँ मौजूद एक झाड़ी में फंसा हुआ था। उसे देखकर जीवा के मन में दया आ जाती है और वो उस तोते को झाड़ी से निकालकर आजाद कर देती है। झाड़ी से निकलते ही तोता एक जादूगर में बदल जाता है और जीवा से कहता है, बेटी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम अपनी परेशानी को अनदेखा करके मेरी मदद करोगी या नहीं, लेकिन तुम सच में बहुत साफ दिल की लड़की हो। तुमने अपने सारे दुखों को भूलकर मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकती हो। नहीं जादूगर जी, मेरी माँ कहती है कि किसी की मदद करके कभी भी उसे कोई फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना गलत बात होती है, इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं ले सकती। जीवा की ऐसी मासूम बातों को सुनकर जादूगर बहुत खुश हो जाता है और उसके सर पर हाथ रखकर उसके मन की सारी बातों को जान लेता है। उसके बाद वो अपनी जादुई छड़ी को घुमाकर एक जादुई क्रीम जीवा के सामने प्रकट कर देता है और उससे कहता है, बेटी, मैंने तुम्हारे मन की बात समझ ली। इससे मुझे पता चला कि तुम्हारे काले होने की वजह से सभी तुम्हारे बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैंने अपनी छड़ी से ये जादुई क्रीम निकाली है। तुम इस जादुई क्रीम का इस्तेमाल करके परियों से भी ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाओगी। इसके बाद जीवन में कभी भी कोई तुम्हें तुम्हारे बदसूरत होने की वजह से कुछ नहीं कह पाएगा और तुम एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी को जी पाओगी। यही तुम्हारी मदद का सही इनाम है। जादूगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे लिए इतना सब किया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। जीवा के इतना कहते ही जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। जीवा और जादुई क्रीम को अपने चेहरे और हाथ पैरों पर लगा लेती है। क्रीम लगाते ही वो परियों से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। उसका शरीर एकदम शीशे की तरह साफ और गोरा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। उसके बाद जीवा खुशी खुशी अपने घर जाती है। उसे देखकर उसकी माँ सरला और उसकी बहन रीवा बहुत खुश हो जाती है। तब से तीनों माँ बेटियां हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और कुछ समय बाद सरला अपनी दोनों बेटियों की शादी बहुत ही सुंदर लड़कों से करा देती है, जो कि अच्छे घराने के होते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े से शहर में एक बार वाली जगह पर इंद्र कॉलोनी में दो पति पत्नी मीना और अशोक रहा करते थे। अशोक की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वो अपने घर का गुजारा चलाने के लिए गांव के बाहर एक ढाबा चलाया करता था। मुरारी अपने ढाबे पर बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी बनाया करता था।
मुरारी की कचौड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट होती थी, इसलिए उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। शुरू में मुरारी केवल 20 रुपए में अपनी कचौड़ियाँ बेचा करता था, इसलिए पूरे शहर में उसकी बहुत चर्चाएं होती थी। गर्मा गर्म कचौड़ी वाला, मसाले से भरपूर स्वादिष्ट कचौड़ी वाला, जो एक बार मेरे हाथ की कचौड़ियाँ खाएगा वह मेरे दुकान बार बार आएगा। अरे वाह अशोक जी, तुम्हारी कचौड़ी तो पूरे शहर में फेमस हो गई है। हम चाहे घर पर कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन तुम्हारे जैसे स्वादिष्ट कचौड़ियाँ नहीं बना पाते हैं। आखिर ऐसा क्या डालते हो आप अपने कचौड़ी में कि ये इतना स्वादिष्ट बनते हैं? अरे भाई, अगर मैं तुम्हें अपना राज बता दूंगा तो मेरी दुकान तो ठप ही हो जाएगी। अगर मेरे जैसे स्वादिष्ट कचौड़ियाँ सभी लोग बनाने लगे तो भला मेरी दुकान पर कौन आएगा? बस कुछ यूं ही समझ लो, यह भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और मैं अपनी मेहनत और प्यार से यह टेस्टी कचौड़ियाँ बना लेता हूँ। अरे अशोक भाई, आपके बातें भी आपकी कचौड़ियों की तरह समझ में नहीं आती, बिल्कुल चटपटी और मजेदार लगती है अशोक भाई। इस तरह अशोक का ढाबा बहुत अच्छा चल रहा था और उसके दुकान पर काफी अच्छी खासी भीड़ लगी रहती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन मीना अशोक के पास आती है और कहती है, अरे डोली के पापा, मेरी बात मानो तो आपको अपनी कचौड़ी के दाम कुछ बढ़ा देने चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो भाग्यवान? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। देखो हमारा ढाबा कितना बढ़िया चल रहा है और हमें फायदा भी हो रहा है। क्या ठीक चल रहा है? केवल आपकी तारीफ ही होती है बस। आपने कभी अपने घर की स्थिति देखी है? हम केवल गुजारा ही कर पाते हैं। अगर आप अपने कचौड़ियों के दाम 2 गुना बढ़ा देते हैं तो उससे हमें मुनाफा ही होगा। मेरी मानो तो अब कचौड़ियों के दाम बढ़ाकर अपने ढाबे को मॉडिफाई करवा लीजिए और जो कुछ पैसे बचेंगे हम उनसे अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे। कितने सालों से हम टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं और गांव की सभी औरतें मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाती है और मुझे भी पुरानी साड़ियाँ पहनने में बहुत शर्म आती है। आखिर कब तक मैं अपनी ख्वाहिशों के साथ समझौता करती रहूंगी? आखिर मेरे भी कुछ सपने हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और अपने कचौड़ी के दाम बढ़ा देता हूँ। और इस तरह अशोक अगले ही दिन से अपने कचौड़ियों के दाम 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर देता है। अशोक के रेट दुगना करने के बाद भी उसके कचौड़ियों का स्वाद और उसका व्यवहार देखकर उसके ग्राहक एक भी कम ना हुआ, बल्कि दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। ये देख अशोक को अपने ऊपर बहुत घमंड होने लगा था। एक दिन अशोक दुकानदारी के पैसों से अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सी साड़ी और कुछ खाने का सामान लेकर जाता है। देखिए, मैंने बोला था ना, हमारी कचौड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट होती है। हमारे कचौड़ियों के दाम दुगने करने पर भी हमारा एक भी कस्टमर नहीं गया, बल्कि अब हमारी दुगनी कमाई होने लगी है। अब हमें अपने सभी सपने पूरे करने चाहिए। मुझे लगता है कि हमें कचौड़ियों के दाम 100 रुपए कर देने चाहिए। अशोक अपनी पत्नी का कहना मानते हुए कचौड़ियों के दाम और बढ़ा देता है और अब उसकी कचौड़ियाँ 50 रुपए से बढ़कर सीधे 100 रुपए की हो गई थी। अशोक के ऐसा करने पर अशोक का एक दोस्त अशोक से कहता है, अरे अशोक भाई, तुम यह दिन प्रतिदिन अपनी कचौड़ी के दाम क्यों बढ़ाते जा रहे हो? रेट इतना बढ़ाओगे तो तुम्हारा ग्राहक आना बंद कर देंगे। तू अपनी बद्दुआएं लगाना बंद कर और मुझे काम करने दे। मुझे मेरा काम करना अच्छे से आता है। अशोक को ऐसा कहता देख उसका दोस्त चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे समय के साथ अशोक का घमंड और बढ़ता जा रहा था और उसने अपनी दुकान पर काम करने के लिए मजदूर रखे थे। अरे रामू, कचौड़ियों में जरा कम मसाला लगा और कचौड़ियों को बचे हुए तेलों में तला कर। अशोक के कहने पर नौकर ऐसा ही करते हैं और वो अपने सेठ की बात मानते हैं। ज्यादा मुनाफा के लालच में अशोक अपनी कचौड़ियों में सस्ते सामान लाना शुरू कर देता है, जिसके कारण कचौड़ियों का स्वाद बिल्कुल खराब हो गया था। आए दिन अब अशोक के दुकान पर ग्राहक शिकायतें लाने लगे थे। अरे, इसमें तो बहुत ऑयल भरा हुआ है और खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। हाँ, इसकी सब्जी में तो आलू भी खराब है, इसमें से तो बदबू आ रही है। कौन सा यूज ऑयल करते हो भाई? अशोक के ग्राहक अशोक से नाराज होते जा रहे थे, परंतु अशोक को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। अशोक अपने घमंड में चूर चूर हो गया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अशोक के ग्राहक अब बहुत कम हो गए थे
और पूरे दिन में केवल 1 या 2 ही ग्राहक आते थे। अशोक ने पिछले दिनों में जो भी कमाई की थी उसमें वो सभी पैसे खर्च कर दिए थे और अब उसके पास कुछ न बचा था। अशोक के पास अब खाने के लाले पड़ जाते हैं। अशोक के पास रहने के लिए घर तो था, लेकिन कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। अशोक की कमाई का रास्ता बंद हो गया था, जिसके कारण अशोक को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन सभी से दुखी होकर अशोक अपने किए पर पछतावा करता है। अपनी पत्नी के बातों में आकर मैंने बिल्कुल भी सही नहीं किया और देखो आज मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। अब मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगा? अपनी गलतियों का पछतावा करने के लिए अशोक जंगल की ओर जाता है। तभी रास्ते में अशोक को एक छोटा सा ढाबा नजर आता है। टेंशन के कारण अशोक ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो उस ढाबे पर कुछ खाने के लिए बैठ जाता है। अरे भाई, कोई है क्या? मुझे खाने को मिलेगा क्या? अशोक की आवाज लगाने के बाद अशोक के सामने एक छोटी सी बच्ची आती है। हाँ जी अंकल, आपको क्या चाहिए? आप ऑर्डर दे सकते हैं। बेटी, तुम्हारे इस छोटे से ढाबे पे क्या क्या है? हमारे पास सब कुछ है सर, आप जो भी खाना चाहते हैं हमें बता सकते हैं। बेटी, फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही है, परंतु मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा बचा हुआ खाना दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं अंकल जी, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वो बच्ची अपने ढाबे पर से अशोक के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना लेकर आती है। अशोक को वो खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। खाना खाने के बाद अशोक उस बच्ची को अपनी पूरी कहानी सुनाता है और रोने लगता है। ये सारी कहानी सुनकर वो बच्ची एक परी के रूप में बदल जाती है। मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या बीत रही है। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, इसलिए मैं तुम्हें अपना ये जादुई ढाबा देना चाहती हूँ। इस ढाबे में जादू से बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनता है, तो तुम इस ढाबे से कुछ भी स्वादिष्ट भोजन मांग सकते हो, परंतु याद रहे तुम इस स्वादिष्ट भोजन का गलत इस्तेमाल या पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ढाबा केवल गरीबों की मदद करने के लिए है। इस ढाबे की मदद से तुम्हें स्वादिष्ट भोजन मिलेगा और तुम गरीब और बेसहारा लोगों को ये भोजन मुफ्त में खिलाना। परंतु आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? अशोक, हम सभी परियां गरीबों की मदद करते हैं और तुम्हें मुसीबत में देखकर हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं। इसके बाद अशोक वो ढाबा ले लेता है और गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में भोजन खिलाया करता। इस तरह अशोक की जिंदगी वापस पटरी पर आ जाती है और अब अशोक दोबारा अपने हाथों से स्वादिष्ट कचौड़ी बनाने लगता है और उन्हें सस्ते दामों पर बेचने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।